हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि एनटीएससी सेकंड स्टेज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री पोर्शन से, द वैल्यू ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट mxyz इन द फॉलोइंग रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग आर रेस्पेक्टिवली। आपको ये रिएक्शन है अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है और बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स आपको बताना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज़ करना है और वैसे तो आपको जो फैक्टर्स हैं वो पुट करके और बैलेंस करके रिएक्शन को फिर देखना है। तो यही मेथड हम यूटिलाइज करेंगे, पर थोड़ा सा हम इसमें अगर अपना माइंड यूज़ करें तो ये देखिए, इसमें जो आउट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं यानी हमारा अमोनियम डाइक्रोमेट है, यहाँ पर Cr2 है, क्रोमियम के जो एटम्स हैं ऑलरेडी विदाउट सॉल्यूशन अगर हम देखें Cr, ये हमारा LHS और यहाँ पर RHS, Cr देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, Cr नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस तरह के ये एटम्स है। तो जो ऑलरेडी एटम्स की नंबर प्रेजेंट है दैट इज क्रोमियम इज 2, यहाँ भी क्रोमियम 2 है। देन हम नाइट्रोजन की नंबर देखें तो N और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 है। अब इस साइड चलें तो नाइट्रोजन ओनली नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, दैट मीन्स यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। देर आफ्टर अब बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है एंड देर आफ्टर यहाँ पर ऑक्सीजन वाटर के अंदर और क्रोमियम ऑक्साइड के अंदर, तो यहाँ पर 3 and 1 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। देर आफ्टर हाइड्रोजन को हम काउंट करें तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास चले तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो ये तो आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बच्चों एक चीज़ देखिए आप कि क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्रोमियम 2 है, क्रोमियम एक ही जगह है, एक ही जगह है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, वो भी एक ही जगह पर है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही जगह पर है। तो यहाँ पर जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग में जो फैक्टर आपका M होगा सेम फैक्टर आपका X होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस नंबर से आप बैलेंस करेंगे उसी प्रोपोर्शन में क्रोमियम इंक्रीज होगा, उसी प्रोपोर्शन में आपको यहाँ भी फैक्टर को वही फैक्टर रखना है क्योंकि क्रोमियम वैसे ही इंक्रीज होगा। देर आफ्टर नाइट्रोजन यहीं पर है, तो M की वैल्यू जो आप पुट करने वाले हैं वही वैल्यू आपको Y की पुट करनी पड़ेगी क्योंकि नाइट्रोजन एक ही जगह है। दैट मीन्स आपके M, X एंड Y 3 कोफिशिएंट सेम हो गए। तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें MXY यानी 3 स्टार्टिंग में दे रखा है, MXY 3 कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक तो 2 है एंड एक 3 है। तो आप इन दो ऑप्शंस को जो हमारा है फर्स्ट एंड 4, इसको तो आप डिस्कार्ड कीजिए, वो हमें नहीं लेना है। आप फर्स्ट एंड 3 को सेकंड एंड थर्ड को चूज़ कीजिए। तो सेकंड एंड थर्ड में आप सेकंड पुट कीजिए वैल्यूज़, उसके आफ्टर आप मैच करके देखिए कि आपका आंसर राइट है। तो अगर मैं 2 2 2 4 यानी अब ये नंबर्स में इरेज करती हूँ और यहाँ पर XY वैल्यूज़ पुट करके आपको बताती हूँ, M, X, Y एंड Z, ये अगर हम पुट करें सेकेंड ऑप्शन में 2 2 2 एंड Z की वैल्यू 4, तो यहाँ पर बच्चों बाकी नंबर्स तो बैलेंस हो जाता है बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर M की जगह आप 2 पुट करेंगे, M की जगह आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो हाइड्रोजन हो गई आपकी, यहाँ पुट करना है आपको 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर आपका होगा 4, Z की वैल्यू है यहाँ क्या होगी 4, तो 4 2 जा 8, तो वो आपका बैलेंस नहीं होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है थर्ड, तो हमारा बच्चों थर्ड ऑप्शन राइट है। यहाँ पर 1 1 4 आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका जो आंसर होगा बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका आंसर इज थर्ड। क्लियर? नाउ
मूव टू सेकंड क्वेश्चन। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन 2S2S प्लस SO2 इक्वल टू 3S प्लस 2S2O। एटॉमिक मास सल्फर का गिवन है। मोस्टली ये होता है कि हम जब पेपर कर रहे हैं तो यहाँ पर एटॉमिक मास वैसे तो बच्चों को लर्न होना चाहिए, बट गिवन होता है। अगर आपको लर्न नहीं है तो वहाँ देखिए साइड में क्वेश्चन में एटॉमिक मास जो गिवन है। अब हमें ये मोल कॉन्सेप्ट से रिएक्शन है तो उसी को हमें बैलेंस करना है। रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, S2S प्लस SO2 प्लस इक्वल टू 3S प्लस 2S2, दैट इज बैलेंस रिएक्शन। और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना है और हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करें तो ये गलती ना करें कि करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट रीड कर लें, तो यहीं से आपका जो आंसर है वो रॉन्ग होने वाला है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। 1 मोल ऑफ S2 इज प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ S2S कंज्यूम। ये रिएक्शन ये बोल रही है बच्चों, यहाँ पर 1 लगा हुआ है कि जब भी ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर 1 मोल S2S 1 मोल 1 लगा हुआ है, यहाँ पर 1 मोल SO2 3 मोल सल्फर एंड 2 मोल वाटर। ये तो मोल के अंदर है। अब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम को पता है आपको 1 मोल मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एटम का मास होता है, वही उसके 1 मोल के इक्वल होता है। तो इन्हीं मोल्स को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम ग्राम में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो 32 प्लस 2 हाइड्रोजन है, ये हो गया 34 ग्राम। सल्फर का यहाँ पर मैं जोड़ के साइड में आपको सोल्व करके बता देती हूँ। यहाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 S प्लस 2O 32 ये हो गया प्लस 32 ये हो गया, दैट इज 64। तो यहाँ पर हो गया 64 ग्राम। सल्फर का 32 होता है तो ये 96 हो गया, 34 3 टाइम्स है तो ये 96। क्लियर। नाउ वाटर का 18 होता है मॉलिक्यूलर मास, 2 टाइम्स है तो ये 36 ग्राम। ठीक है, ये हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि यहाँ बोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। नाउ ये हमारी जो एक तरह से यूनिटरी मेथड है। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है मोल के फॉर्म में, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ग्राम के फॉर्म में है। यानी जब भी ये रिएक्शन होगी 1 मोल S2S 1 मोल से रिएक्शन करेगा, 3 मोल S बनाएगा, 2 मोल वाटर फॉर्मेशन करेगा। अब और ग्राम में जब हम चलेंगे तो 34 ग्राम रिएक्शन करेगा 64 ग्राम सल्फर से, और जो बनने वाला है दैट इज 96 ग्राम सल्फर प्लस 36 ग्राम वाटर, ये बनने वाला है। इसी रेशो में रिएक्शन होने वाली है। आप सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए, बट रेशो जो चलने वाला है या रिलेशन जो चलने वाला है यही चलने वाला है। नाउ कम टू द फर्स्ट ऑप्शन। 1 मोल ऑफ H2O इज प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ H2S कंज्यूम। यानी 1 मोल H2O जब बनता है जब 1 मोल H2S कंज्यूम होता है। अब आप रिलेशन देखिए, यहाँ पर द 1 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक बार इसको ये 2 मोल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस रिएक्शन है उसको अच्छे से देखिएगा। 2 जैसे मैंने मिस्टेक करी अभी, 2 1 3 एंड 2, तो ये हो गया 34 था, 34 का 68 डबल करना है हमने। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब रिएक्शन में देखिए 2 मोल H2O जब बनता है तो 2 मोल H2S कंज्यूम होता है, दैट इज। और ये क्या बोल रहा है, 1 मोल H2 प्रोड्यूस होता है पर मोल। ठीक है, आप इसको रेशो सिंपल कर लीजिए। 2 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, यानी आपका जो फर्स्ट है दैट इज राइट। एंड अब सेकेंड पे आते हैं। 3 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी ग्राम ऑफ SO2 कंज्यूम्ड। ये ग्राम में रिलेशन है, एक बार इसको लीव कीजिए क्योंकि ग्राम का रिलेशन यहाँ पर नीचे हमारे पास। पहले और ऑप्शन देख लेते हैं। द नंबर 2/3 ऑफ सल्फर प्रोड्यूस्ड कम्स फ्रॉम S2S। देयर आफ्टर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन इज द सेम। ये बिल्कुल सेम है,
मास कंजर्व रहता है, तो बिफोर एंड आफ्टर जो एटम्स के मोल्स हैं, नंबर्स हैं, वो सेम रहने वाला है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना राइट है, फर्स्ट भी अपना राइट है। अब अपने पास दो ऑप्शन है, दो में हमें चूज करना है कि कौन सा राइट है एंड रॉन्ग है। तो अब चलते हैं हमारे पास जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसके ऊपर। देयर आफ्टर अब ये ग्राम में रिलेशन है बच्चों, इस ग्राम में रिलेशन है उसको सिंप्लीफाई कीजिए। हमारे पास क्या है, सल्फर एंड SO2, इसमें रिलेशन पूछा है हमें, ठीक है। तो 3 ग्राम ऑफ सल्फर प्रोड्यूस्ड कब होता है, जब एवरी ग्राम ऑफ SO2 कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर जो SO2 कंज्यूम है, SO2 64 ग्राम एंड यहाँ पर सल्फर 96 ग्राम। अब यहाँ पर बच्चों इसको सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए, यानी मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, दैट इज़ 32 से डिवाइड करूँ इसको और सिंपल करने के लिए। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 ग्राम। सिंपल रेशो इन ग्राम, ठीक है। अब देखिए सल्फर क्या हो रहा है, सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है, SO2 कंज्यूम हो रहा है। तो सल्फर कितना प्रोड्यूस होता है, 3 ग्राम। और 3 ग्राम कब प्रोड्यूस होगा, जब 2 ग्राम SO2 कंज्यूम होगा। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 3 ग्राम सल्फर इज प्रोड्यूस फॉर एवरी ग्राम ऑफ SO2। तो एवरी ग्राम से नहीं होता है, 2 ग्राम से होता है। दैट मीन्स हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है दैट इज 2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विद द aqueous solutions of 3 salts ABC, 2-3 drops of blue litmus solution, red litmus solution and phenolphthalein, where each of these solution is separate experiment. The change in the color of the different indicators were recorded in the following 3 solutions के साथ 3 indicators आपको given है, तीनों का कलर चेंज आपको देखना है और आपको फिर थोड़ा सा एग्जामिन करना है कि आपके जो है किस में कौन सा कलर चेंज होता है। हमारे पास है ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में कलर चेंज करेगा, एसिड में ही नहीं। एसिड का मतलब हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एसिड गिवन नहीं हो, आपको एसिडिक सॉल्यूशन देखना है। देन रेड लिटमस बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज करेगा, बेस में या फिर ऐसा सॉल्यूशन जिसका नेचर बेसिक हो उसमें कलर चेंज करेगा। देयर आफ्टर फिनेप्थलीन, फिनेप्थलीन खुद एक एसिड होता है, तो एसिड के अंदर वो कभी कलर चेंज नहीं करेगा, वो कलर चेंज करेगा बेस में या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। अब आपको जो 3 सैंपल्स हैं वहीं आपको ढूंढने हैं। तो चलते हैं यहाँ पर हम इंडिकेटर्स के पास। तो सबसे पहले हम चलें फिनेप्थलीन के पास चलते हैं। विथ फिनेप्थलीन फर्स्ट हमारा है, यहाँ पर देखिए नो फिनेप्थलीन टर्न्स पिंक, पिंक टर्न करता है फिनेप्थलीन, इसका मतलब है फिनेप्थलीन हमारा जो ए सॉल्यूशन है वो बेसिक होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ए बेसिक है वो ढूंढते हैं। तो बच्चों ये NaCl है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। फिर हम बी इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में चलते हैं। ए सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट बेटा एक सोल्ट है और सोल्ट ऐसे एसिड और बेस से बना है, यानी बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एसिड यहाँ पे वीक है। तो अब जब वाटर में डिसोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का नेचर वो डिसाइड करता है जो स्ट्रॉन्ग है। दैट वी हैव डन इन आवर क्लासेस, अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये बेसिक होगा। तो मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA इज बेसिक इन नेचर। ठीक है। अब यहाँ पर FeCl3, इसका भी मैं नेचर डाल देती हूँ। FeCl3 एसिडिक नेचर, NaCl सॉल्ट है,
NaCl, न्यूट्रल, FeCl3, ऑप्शन हो गया हमारा, 3 ऑप्शन है ओनली। ठीक है, तो अब हमारे पास है यानी A टर्न्स पिंक, यानी A बेसिक होना चाहिए, तो ये सोल्ट है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक, तो बेसिक कहाँ आ रहा है बच्चों, बेसिक एक में ही आ रहा है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर 2 है। अब हम बाकी के सोल्ट को भी देख लेते हैं, बाकी की जो B और C है इनको भी देखते हैं। तो अब हमारा आता है कि विद द रेड लिटमस सॉल्यूशन, यानी हमारा रेड लिटमस क्या कर रहा है, इसको टर्न्स ब्लू। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमने ढूंढा है, ब्लू, A को ब्लू कर रहा है, रेड लिटमस A को ब्लू करता है, इसका मतलब A क्या होना चाहिए, हमारा एसिड होना चाहिए। तो A यहाँ पर एसिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एसिड नहीं है। देन हम चलें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ, A नो चेंज, A नो चेंज करता है, तो इसमें बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर का कोई चेंज नहीं होता, रेड का चेंज, उसका एसिडिक सॉल्यूशन का चेंज होता है। देयर आफ्टर हमारा जो आंसर है वो 2 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट मेथड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ द गिवन मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन। हमें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मेथड, करेक्ट मेथड नहीं है ये हमें देखना है। द मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन, ये करेक्ट है क्योंकि आयोडीन सब्लिमेशन से सेपरेट होता है। देन सेकंड है, ये करेक्ट है, सी। thereafter plant pigments by chromatography, that is correct, ये भी करेक्ट है। thereafter mixture of acetic acid and water separating funnel, acetic acid and water क्या है, completely water soluble होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिसिबल हैं, completely soluble हैं, तो हम उनको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर गिवन हमें मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर बाई सेपरेटिंग फनल, तो बच्चों ये इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं हम फोर्थ की, इनकरेक्ट, ऑक्सीजन आर्गन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिल्कुल ये करेक्ट है। और बच्चों ये आपके 9th के सिलेबस से आया है, तो यहाँ पर हमारा जो इनकरेक्ट है दैट इज थर्ड, और थर्ड है सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ओनली, ये वाला आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, अब ये देखो ये मिस्टेक हो सकती है कई बार, जैसे आपने आंसर किया यहाँ पर ऑप्शन तो सेकंड था क्योंकि ऑप्शन से नीचे आई, ये ऑप्शंस में नहीं है, ये तो आपको देखना है। तो हमने क्या किया है कि थर्ड वाला रीड किया हमने, ये करेक्ट था, ये करेक्ट था, ये करेक्ट है, फोर्थ वाला, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। हमारा राइट आंसर थर्ड वाला है। फिर हम मतलब क्वेश्चन तो हमारा सही है, हमने सही आंसर निकाला है, बट करते टाइम दिमाग में यह है कि हाँ थर्ड इनकरेक्ट था, तो हमने OMR शीट फिल करी डायरेक्टली, यहाँ हमने ऑप्शन नहीं देखे, हमने डायरेक्टली थर्ड राइट था, तो थर्ड राइट यानी हमने 3 आंसर को हमने क्लिक कर दिया, OMR शीट हमने फिल कर दी बच्चों। बट थर्ड जो यहाँ पर है वो सेकंड एंड थर्ड ये ऑप्शन शो कर रहा है, तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो सेकंड में आ रहा है, तो यहाँ आपका सेकंड आंसर राइट है। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कीजिए आप, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स, कार्बन चैप्टर से हैं, और क्वेश्चन रीड कीजिए। द कंपाउंड A when treated with alkaline potassium permanganate give B and with the concentrated sulfuric acid give C and D. The compound A, B, C, D आपको आइडेंटिफाई करने हैं, A, B, A, C प्लस D, ये 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सेकेंड जो ऑप्शन है, ऑप्शन या सेकेंड जो रिएक्शन है दैट इज A कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक
एसिड। अब यहाँ पर आपको C+D बताना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे पास 4 ऑप्शन है। वैसे तो जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन याद है यानी आंसर उसका पता है वो इजीली क्लिक कर देगा, बट हमारे पास जो ऑप्शन है उसी में हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये करेगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है आपको, तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है यानी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करके हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो हमारे पास जो A है, A में यहाँ पर इथीन है, C2H4 है। देन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में अल्कोहल है, सेकंड ऑप्शन में एसिटिक एसिड है और 4 में भी अल्कोहल गिवन है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो तो डिस्कार्ड कीजिए क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है। ऑक्सीडेशन हमारा इथिन का होता है, अल्कोहल का भी होता है, इधर अल्कोहल का ये भी होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो आंसर है वो आपका होगा इथाइल अल्कोहल, यानी जो है थर्ड ऑप्शन AgC2H5OH, ये तो आपका ए होगा। ए का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे यानी KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाने पर इसमें बनेगा आपका CH3COH, एसिटिक एसिड बनेगा। देयर आफ्टर ए यानी C2H5, यहीं से हम इसको मूवमेंट करवा लेते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट जो रटी हुई रिएक्शंस है उनसे कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर से उठाया क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ डिहाइड्रेशन करेंगे आप, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और जब अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो ये बनता है C2H4 इथिन प्लस आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल साथ में, दिस इज C एंड दिस इज D। क्लियर? तो ये ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन आपके इसमें फिट नहीं होते हैं, तो ये हमें नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन आप इससे करेंगे ये नहीं होगा। इसका ये तो वैसे ही कैंसिल है, बचता है ये। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों आप, यानी 4 ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। CH3OH इसका ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो HCOOH बनेगा, ये करेक्ट है यहाँ तक का। बट जब आपका इसका कंसंट्रेट H2SO4 H2SO4 जब आप डालेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, आपने निकाल लिया, सपोज कीजिए ये एक H2 निकाल लिया, तो यहाँ बचता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन में यहाँ पर क्या है CH4, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। और वैसे ये ऑप्शन यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पर हम मिथाइल अल्कोहल पर अप्लाई करें, ये रिएक्शन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको नहीं करनी है। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर आपको डालना है, दैट इज थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द केमिकल रिएक्शन गिवन इन द लिस्ट फर्स्ट विद द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन इन फर्स्ट इन द लिस्ट सेकेंड, द सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, कंडीशंस गिवन है और ये एक टाइप है जिसको आपको मैच करना है। चलिए देखते हैं एक एक को। हमारी फर्स्ट रिएक्शन है CH3CH2OH, यानी यहाँ पर बच्चों अल्कोहल है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन यानी ये हो गई आपकी रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन। तो सबसे पहले आप एक बार इसको, यहाँ पर C जो है वो आने वाला है। देन सेकंड पे चलते हैं, C2H4, ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 देन Ni और ये कैटलिस्ट। ये हो गया आपके बच्चों एडिशन रिएक्शन है।
यहाँ पर बनेगा CH3 तो यहाँ ये सेकंड हो गया, सेकंड में आएगा आपका A। अब चलते हैं यहाँ पर 4 के पास, थर्ड ऑप्शन के पास। थर्ड ऑप्शन है CH4 + Cl2 और ये सनलाइट, ये CH3 Cl + HCl, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं, तो दैट इज D, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया है। देयर आफ्टर हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। अगेन ये अभी हमने किया था, यानी आपको सिमिलर एक ही कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन CH3 CH2 OH और ये कंसनट्रेट H2SO4 और यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से प्रोडक्ट बनेगा आपका C2H4 + H2O, बट आपको प्रोडक्ट नहीं पूछा है। अब आपको जाना है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, हमारे पास इथीन बचा है। इथीन यानी हमने किसी को एलिमिनेट किया है, बाहर निकाला है, दैट इज एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका टाइप आता है दैट इज द एलिमिनेशन, बी ऑप्शन। तो ये हो गया बी। अब बच्चों इसको मैच कीजिए। फर्स्ट हमारा सी फर्स्ट और थर्ड 2 में आ रहा है, देयर आफ्टर सेकेंड में ए है, सेकेंड में ए, थर्ड में डी एंड फोर्थ में बी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो गया थर्ड। आंसर इज थर्ड। क्लियर? नाउ अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए आप। टू बीकर्स A एंड B कंटेन आयरन सेकेंड सल्फेट। आयरन सेकेंड का मतलब है आयरन की वैलेंसी 2 है, पॉजिटिव 2, आयरन सेकेंड सल्फेट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है बच्चों ये फेरस सल्फेट है। ये आपका हो गया FeSO4। इन द बीकर A एंड B स्मॉल पीस ऑफ कॉपर, यहाँ पर बीकर कर लीजिए आप, ये A एंड B, इसमें ये FeSO4 है, इसमें भी FeSO4 है, A एंड B। नाउ small piece of copper and zinc are placed respectively A and B in the beaker A and B। आपको ये भी देखना है कि कौन से बीकर में कौन सा डाला गया है। It is found that a grey deposit form on the zinc but not on the copper। From these observation it can be concluded। बच्चों फेरस सल्फेट के जो सॉल्यूशंस है उनमें कॉपर एंड जिंक डाला गया है, तो जिंक को जब डाला गया है तो ये बोल रहा है कि ग्रे डिपॉजिट फॉर्म्स, ग्रे कलर का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई। बट इन द केस ऑफ कॉपर, यानी कॉपर को जब हमने डाला तो इस तरह का कोई भी रिएक्शन या चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कॉपर वाला ऑप्शन है या कॉपर वाले टेस्ट ट्यूब है, कॉपर वाले सॉल्यूशन है जिसमें हमने कॉपर डाला है, वहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? दैट कैन बी कंक्लूडेड जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी जिंक रिएक्शन कर रहा है तो जिंक आयरन से मोस्ट रिएक्टिव है। Zn + FeSO4, तो ये बनेगा ZnSO4 + Fe। तो ये कौन से कलर का डिपोजिशन दे रहा है? दैट इज द ग्रे। ये एंड इन द केस ऑफ कॉपर Cu + FeSO4 नो रिएक्शन, दैट मीन्स Zn मोर रिएक्टिव देन Fe एंड मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्लियर? तो अब ऑप्शन देखते हैं। जिंक इज मोस्ट एक्टिव मेटल फॉलोड बाय आयरन एंड देन कॉपर। तो जिंक मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है, दैट इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अदर ऑप्शंस देखते हैं। जिंक इज मोस्ट एक्टिव मेटल फॉलोड बाय कॉपर, यानी जिंक के बाद कॉपर होना चाहिए, वो नहीं है। देन आयरन इज मोस्ट एक्टिव मेटल फॉलोड बाय जिंक, वो भी नहीं है। अब आयरन इज द मोस्ट एक्टिव एंड फॉलोड बाय कॉपर, ये भी नहीं है। बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से है,
रिएक्टिविटी रिलीज आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें भी काम आ रही है, एंड देन आफ्टर मेटल नॉन मेटल चैप्टर है उसमें भी यूटिलाइज होती है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से करनी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑर्डर है ZnFeCu। अभी जो फिलहाल हमें जो एलिमेंट्स गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन चलता है, राइट आंसर है दैट इज ए, फर्स्ट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन रीड कीजिए। सल्फर पाउडर इज हीटेड ऑन द spatula, a piece of both moist blue and red papers brought one by one near the gas evolved during heating the action of gas on moist litmus paper will be। तो सबसे पहले तो हम देखो चलें सल्फर के पास, इसको हमने हीट किया O2, ये हमने हीट दी इसको, तो ये बन गया SO2। SO3 भी बना सकते हो, SO2 फर्दर SO3, कुछ भी बनाइए, पहले SO2 बना के चलिए। SO2, अब सबसे पहले तो SO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, SO2 प्लस H2O, इनको हमने मिला दिया तो H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड टर्न ब्लू टू रेड लिटमस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें सॉल्यूशन तो बना के दिया नहीं है, हमें सीधी सीधी गैस बनाई है, एस को बर्न करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है कि जो हम लिटमस पेपर लेकर आ रहे हैं वो मॉइस्ट है, यानी उसमें ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली अब चेंज कलर होगा। बट आप ये देखिए कि आपका ऑक्साइड का नेचर क्या है। ऑक्साइड सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन, ये जो ऑक्साइड है एसिडिक ऑक्साइड है, ये आपको पता होगा, और नहीं है तो इस तरह से डिजोल्व करके एसिड बना लीजिए, सिंपल सा पता चल जाएगा हाँ एसिडिक ऑक्साइड है। अब बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड कौन से लिटमस को चेंज करता है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो अब चलते हैं ऑप्शन के पास। नो चेंज इन कलर इन द बोथ, ये करेक्ट नहीं है। ब्लू लिटमस पेपर बिकम्स रेड, ये राइट है। रेड लिटमस पेपर बिकम्स ब्लू नहीं है। एंड ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स ब्लैक, वो तो कभी होता नहीं है लिटमस पेपर के अंदर। तो हम चलते हैं ब्लू लिटमस पेपर बिकम्स रेड, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट है। आंसर इज, बच्चों पेपर बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी पेपर है, सिलेबस में से ही क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा पोर्शन 9th का है, थोड़ा सा पोर्शन 10th का है, दोनों पोर्शंस देख के चलिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। रीड कीजिए आप क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है पेपर के अकॉर्डिंग। टू सैंपल A and B of a pure substance contain element X, Y and Z are obtained from the two different sources. 5 gram of sample contain 1.25 gram of Z. Sample B is made up of 75% of Y by weight. This is an illustration of which of the following laws? That is the chapter of 9th class from atoms and molecule and different laws like mass conservation, constant proportion। ये दो आपके NCERT में गिवन है, तो पहले उन्हीं को हम फॉलो करें। देयर आफ्टर मल्टीपल प्रोपोर्शन भी एक गिवन है, जो भी इसमें यहाँ भी गिवन है आपको, मास कंजर्वेशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड एवोगैड्रो लॉ। तो चारों में से देखते हैं। एवोगैड्रो लॉ सिंपल सा है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो जो एवोगैड्रो नंबर है वो ये बताती है, और ये लो अभी छोड़ते हैं। तो अभी हमारे पास जो हैं उन्हीं को हम देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि आपको, आप कोई भी कंपाउंड लें, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज, पहले तो किसी भी प्योर सब्सटेंस को हम लेंगे, सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, फिर ऑलवेज सेम अमाउंट में ही प्रेजेंट होते हैं। आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर लें, उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो अब इसी में हम देखते हैं कि क्या कंपोजिशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों सैंपल A एंड B है, A एंड B, सेम एलिमेंट है दोनों में, और 2 डिफरेंट सोर्सेज से निकाला गया है। तो थोड़ा सा बच्चा माइंड में वैसे ही क्लिक हो जाता है कि उसने बोला है 2 डिफरेंट सोर्स। तो जब हम इस लॉ को पढ़ते हैं तो यही होता है कि कोई भी कंपाउंड का कंपोजिशन ऑलवेज सेम है, आप किसी भी सोर्स से उसको गेन कर लें। नाउ A कंटेन 25 ग्राम ऑफ Z, Y और Z से बना हुआ है, Y एंड Z इसमें 1.25 ग्राम है, और यहाँ पर सैंपल का जो वेट है दैट इज 5 ग्राम, और यहाँ पर Y
एंड Z, Z 1.25 है, तो 1.25 है, तो Y का जो रेशो है वो निकाल लेते हैं 5 ग्राम से, या इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको छोड़ते हैं। 0 0, इसको हम ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। नाउ हम B पे चलते हैं। B के हमें अमाउंट गिवन नहीं है बच्चों। B इज मेड अप ऑफ 75% ऑफ Y, ये Y है, दैट इज 75%, और यहाँ पर Z है। ठीक है, अब सिंपल सा ये है कि B कितना भी है 100% है, उस 100% में से बच्चों 75% Y है, तो अमाउंट ऑफ Z इन B इक्वल टू 100 माइनस 75, 25%, तो यू कैन राइट 25% हियर। क्लियर, तो ये 25% निकल गया हमारा P में। अब हमारा यहाँ पर बच्चों गिवन है 1.25 ग्राम गिवन है, और यहाँ पर 5 ग्राम गिवन है, तो हमें Y की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर देखो किसी भी एक का अमाउंट निकाल लीजिए, या तो यहाँ ग्राम निकाल के इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, यहाँ पर ग्राम गिवन है तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमें Z की परसेंटेज गिवन है, यहाँ पे Z की परसेंटेज हम निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप डालिए परसेंटेज ऑफ Z इन A इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ Z, अमाउंट ऑफ Z टोटल मास इंटू 100, यही तो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा 1.25 डिवाइड बाई 5 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हुआ, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 25%। नाउ यहाँ पर Z 25% है, और यहाँ भी Z इक्वल टू 25%, ये 75% हो गया। क्लियर, तो आपको Y और Z दोनों का रेशो निकालना है। आप देखना है कि दोनों सैंपल्स में क्या रेशो सिमिलर है। अगर सिमिलर है दैट मीन्स दे फॉलो द कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है बच्चों, आंसर यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा डार्क इंक लेती हूँ पर आंसर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 1। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। एन एलिमेंट X विद द एटॉमिक नंबर 13, एक एलिमेंट आपको गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। X एटॉमिक नंबर 13 combined with the another Y एटॉमिक नंबर 17। तो सबसे पहले आप देखिए कि एटॉमिक नंबर 13 किसका है। एटॉमिक नंबर 13 इज एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 17 इज क्लोरीन। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट इसी से बना सकते हैं एटॉमिक नंबर 13। फिर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 283, इसका है 287। यहाँ पर देर आफ्टर इसका जो आयन बनेगा, आयन Al+3, यहाँ पर Cl-। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन के बाकी पोर्शन पे। क्या बोलता है, नंबर ये गिवन हो गया 17, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड एंड नेचर ऑफ द बॉन्ड विल बी। अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है बच्चों। वैसे तो मैंने डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिया क्योंकि एलिमेंट 20 के नीचे नीचे थे, तो आप डायरेक्ट एलिमेंट करके भी कर सकते हैं। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन है तो 1, 2, 3 को आप लूज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज बनाइए, और 4 to 7 आप गेन कीजिए, नेगेटिव चार्ज बनाइए। पॉजिटिव नेगेटिव को क्रॉस क्रिस करके आप कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। देयर आफ्टर अब इसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड बनाएंगे। तो कंपाउंड इज ये आपका AlCl3 है। ठीक
ठीक है, बट इसने कंपाउंड नहीं पूछा आपको। तो यहाँ पर जो x है x और ये y3, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो अब चलते हैं हम xy3 कहाँ पर है, xy3 ये y3x है, ये y3x, तो तुम्हारा ऑप्शन या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास 2 है, फर्स्ट है सेकंड। अब ना उसके साथ ये तो सीधा सीधा था, तो सीधे क्वेश्चन की उम्मीद आप ना करें। एनटीएससी सेकंड स्टेज का अगर पेपर दे रहे हैं तो इसके साथ कुछ और भी गिवन है हमें, दैट इज़ द आयनिक, यानी कंपाउंड आपका आयनिक है, और सेकंड में गिवन है कोवेलेंट, कंपाउंड आपका कोवेलेंट है। तो बच्चों अब ये कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में कितना क्या रेशियो होता है, क्या परसेंटेज होता है, ये हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ हम ऑलवेज कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। हर बॉन्ड में कुछ रेशियो कोवेलेंट का होता है, कुछ रेशियो आयनिक का होता है, जो डिसाइडेड होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बॉन्ड में आयनिक नेचर ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो फिर आयनिक नेचर कम और कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बच्चों इसीलिए आपको एटॉमिक नंबर 17 और 13 दिया है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एल्यूमिनियम क्लोराइड में यहाँ पर जो नेचर है दैट इज़ कोवेलेंट, बिकॉज less difference in electronegativity of two elements। तो यहाँ पर बच्चों आंसर जो आने वाला है अपना दैट इज XY3, ये ऑप्शन होना चाहिए, और साथ में कोवेलेंट यानी 2। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप रीड कीजिए प्रॉपरली। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 4 ऑप्शन गिवन है। आइसोटोप आइसोबार से रिलेटेड है, ये 9th का पोर्शन जो है उससे क्वेश्चन है, यानी 9th वाले पोर्शन से भी आपके अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट है कार्बन का एटम गिवन है आपको 612। बच्चों यहाँ पर जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर। ये आपका एटॉमिक नंबर होता है एंड दिस इज मास नंबर। अब यहाँ पर देखिए 6 और 6 एटॉमिक नंबर सेम है, यानी सेम एटम्स हैं, बट यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, देट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये आइसोबार्स है। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, आपको इनकरेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ ये आइसोटोप होना चाहिए, आइसोटोप, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। Now come to the second option 6C12 react with the oxygen 16 to form product which contain ionic bond। अब यहाँ पर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि जब आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाना था तो एटॉमिक नंबर मास नंबर, यानी जो मास नंबर वो देखें क्या ज़रूरत है। बच्चों सिर्फ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिसाइड करती है कि जो बॉन्ड है वो आयनिक है या कोवेलेंट है। यहाँ जो मास नंबर लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट इन नेचर। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ होगा कोवेलेंट। देयर आफ्टर कम टू द थर्ड ऑप्शन कैल्शियम 40 आर्गन 40 आर आइसोवोर एग्जैक्टली द एटम्स विच है सेम मास नंबर। ऐसे एटम्स जिनके मास सेम हो, जिनका भार, हिंदी में हम बोले भार, जिनका भार वेट सेम हो, देट आर कॉल्ड आइसोबार्स। भार जिनका सेम है देट आर बार, आइसोबार। तो आइसोबार यहाँ पर देखिए मास नंबर ये भी 40 है, ये भी 40, दैट इज द आइसोबार। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ कम टू द 4 ऑप्शन कैल्शियम 40 रिएक्ट विद द ऑक्सीजन 12 to form a compound whose
एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखिए कि है ना, ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में सिमिलरली ऐसा ही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन 6 and 12, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 नहीं होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ये 6 जो है वो है कार्बन का है। ठीक है, अब हम चलें फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड हमारा करेक्ट है, थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। ये हो गया हमारा, सॉरी थर्ड करेक्ट है और 2 फर्स्ट वाले इनकरेक्ट हैं। अब फोर्थ पे हम आए अगर बच्चों, तो फोर्थ में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का यही स्टेटमेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 होता है एंड यहाँ पर होता है आइसो, जो मास आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 16, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, मैं चेंज कर लेती हूँ, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का बोला है कि वाटर एक्वा सॉल्यूशन यानी H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये बन गया लाइम वाटर। क्लियर? तो ये हो गया। अगर हम इसको ऑक्सीजन मान के चलते हैं तो हमारी स्टेटमेंट जो है ये बनने वाली है और इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आने वाला है बच्चों, यानी हमारा जो लाइम वाटर एक्वा सॉल्यूशन ये भी राइट है। और कौन सा राइट था हमारा, वाइट इंक हो गई, इंक चेंज कर लेती हूँ, ये भी राइट है और ये हमारा ये भी राइट है, यानी आपका थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शन आपका राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा आंसर है जो थर्ड एंड फोर्थ आपको देखना है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जाने वाला है थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो ये हमारा 24 क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे 24 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। पर यहाँ पर जो पेपर की मिस्टेक है वो ये है कि ऑक्सीजन 6 नहीं होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 8 होता है। पर हमें आंसर जो भी दिया है इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। और अगर हम इस ऑप्शन को लीव करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन, यानी मान लीजिए कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, यानी इसको ये जो गिवन है इसको रॉन्ग मान के चले कि पेपर सेटर ने, एग्जामिनर ने स्टेटमेंट के लिए ही इसको रॉन्ग बनाया है, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है करेक्ट ऑप्शन के लिए, दैट इज़ थर्ड। अब थर्ड को हम ढूंढते हैं बच्चों, तो थर्ड, ओनली थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर एक भी नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि आपको थर्ड एंड फोर्थ दोनों लेकर चलने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर थर्ड ही देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी आपको जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, दैट इज फ्रॉम द पीरियडिक टेबल। और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस में हम चलें तो सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 4 एटम्स गिवन है, 4 एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के गिवन है बच्चों। एक ही ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ली के है, लीने की है, सॉरी रॉन्ग लिखा है मैंने भी इसको, है ली ने की रब से फरियाद, यानी ये एलिमेंट इस तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो जब भी हम ग्रुप को स्टडी करते हैं तो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लीव करते हैं, हम इसको इंक्लूड करके जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी नहीं करते, तो इसको तो हम नहीं ले रहे। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसमें गिवन है आपको एक तो लिथियम, देयर आफ्टर पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, सोडियम भी गिवन है। ये इतने एलिमेंट्स है, तो इसी को देखना है हमें किस तरह से अरेंज करना है। नाउ डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, यानी एटॉमिक रेडियस, i.e. एटॉमिक रेडियस, यानी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ
शेल्स। क्लियर। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन से हम चलते हैं, सोडियम को ऊपर लिया है साइज में सबसे कम, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है बच्चों ये रॉन्ग है। देयर आफ्टर लिथियम, यानी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लिथियम के साथ अगर और एलिमेंट है तो लिथियम सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर ये और ये दो ऑप्शन में लिथियम फर्स्ट है। देयर आफ्टर हम देखते हैं कि लिथियम के बाद पोटेशियम, लिथियम के बाद सोडियम। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन में लिथियम के बाद पोटेशियम करेक्ट है, इसके बाद रुबीडियम करेक्ट है, इसके बाद सीजियम करेक्ट है। दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन में हम देखते हैं कि पोटेशियम को यहाँ है, इसको सीजियम से भी नीचे डाला है, ये इनकरेक्ट है। सोडियम के बाद पोटेशियम, ये तो करेक्ट है, इसके बाद सीजियम, ये करेक्ट है, बट रुबीडियम यहाँ होना चाहिए बीच में, तो ये इसको लास्ट में डाला है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा आंसर जो है दैट इज सेकेंड। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबा सा क्वेश्चन है, रीड कीजिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है वो देखना है आपको। ऑन हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड डज नॉट चेंज बिकॉज दे हैव फिक्स पोजिशन। सेकेंड है सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ द गैसेज स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा। दैट इज करेक्ट आंसर। बच्चों को फर्स्ट में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, पर एक बार जो आप कॉन्फिडेंट है उस पर राइट क्लिक कर लीजिए। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, एंड देयर आफ्टर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। रेट ऑफ इवेपोरेशन बच्चों टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी हमें ट्रू वाली पिक करने ओनली। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट अफेक्टेड, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास बचता क्या है, ऊपर वाले। अब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अपने आप मूवमेंट करता है, दैट इज राइट। डिफ्यूजन होता है, ये भी राइट है। अब आते हैं हम फर्स्ट में हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पे है हम सिंपल सा हीट कर रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं दी है कि हम बहुत ज़्यादा हमें हीट करना है, एक्स्ट्रा हीटिंग देनी है। सिंपल सा जब हम हीट करते हैं सॉलिड स्टेट में पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे हैं, तो इनिशियली वो स्टार्ट वाइब्रेटिंग ओनली, क्योंकि फिक्स पोजीशन पे होते हैं तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है कि डायरेक्ट कहाँ गया ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी, हीटिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल सॉलिड डज नॉट चेंज बिकॉज दे है फिक्स पोजीशन। तो इनिशियली वो वाइब्रेशन करते हैं, वहाँ काइनेटिक एनर्जी उनकी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड, यानी हमारा जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन सेकंड थर्ड। क्लियर। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस थे हमारे केमिस्ट्री के, और आई होप ये सारे इजी हैं। कुछ पोर्शन 9 से हैं और कुछ 10 से हैं।